सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो जिसका नाम है उत्पादक का संतुलन और चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्पादक का संतुलन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 में जाएंगे पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। साथ साथ में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी को भी समझते जाएंगे। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि फर्म के संतुलन में होता है। तो देखिए फर्म के संतुलन में किस तरह का होता है, देखिए इसके ग्राफ से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एमआर होता है यानी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, और उसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट होती है सीमांत लागत एमसी, यहाँ पर संतुलन होता है। देखिए यहाँ पर ए बिंदु नाम दे रहे हैं, इस बिंदु पर यहाँ पर संतुलन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआर एक स्थिति हो रहा है एमआर बराबर एमसी, और दूसरी स्थिति ये हो रही है कि एमसी एमआर को नीचे से काट रही है। तो दो स्थिति होती है। तो संतुलन कहाँ पर होती है, देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए एमआर बराबर एमसी, तो एमआर बराबर एमसी किस में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियाँ है। तो देखिए उत्पादक संतुलन को हम लोग दोनों विधि से नापते हैं। ठीक है, दो विधि क्या है, एक विधि है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट विधि, टोटल कॉस्ट, और एक दूसरा विधि है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होता है और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, यानी दोनों विधि से इसका संतुलन निकालते हैं हम लोग। तो क्या कुल आगम एवं कुल लागत रीति ये भी सही है, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति ये भी सही है, यानी और वो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्तें पूरी होने आवश्यक है। ऑप्शन ए है ए आर बराबर एम सी, ऑप्शन बी है एम आर बराबर एम सी, ऑप्शन सी है एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, और ऑप्शन डी है बॉस और दोनों। तो जैसे कि हम लोग अभी समझे कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए और एम आर रेखा को एम सी रेखा नीचे से काटे। ठीक है, नीचे से काटे, तो यानी बी और सी यहाँ पर सही उत्तर है। तो बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि फर्म के अंतिम संतुलन दशा में, तो अंतिम संतुलन दशा में जैसे होता है अभी ये होता है एम आर और एम सी यहाँ पर नीचे से काटती है। ठीक है, तो क्या होता है अंतिम संतुलन दशा में एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए वही सब प्रश्न है लेकिन घुमा फिरा कर बार बार वही पूछा, वही सब है, तो इसलिए सभी को देख लेते हैं कि फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। तो प्रथम शर्त क्या है, एम आर बराबर एम सी, या इसको एम सी बराबर एम आर भी बोल सकते हैं, एम सी बराबर एम आर, एम सी बराबर एम आर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है, वही घुमा कर यहाँ पर है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है। तो जहाँ पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होती है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटती है, यानी दोनों ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर है कि फर्म को लाभ मिलता है। फर्म को लाभ कब मिलता है, जब यहाँ पर फर्म को लाभ मिलता है, लाभ कब मिलता है, देखिए जैसे है लागत और आगम, लागत और आगम है, तो लाभ कब होगा, जब आगम ज़्यादा होगा और लागत कम होगा, आगम ज़्यादा होगा लागत कम होगा, यानी रेवेन्यू ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। तो देखिए इसमें रेवेन्यू किस में ज़्यादा है, देखिए इस वाला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट है इससे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, तो सम विच्छेद बिंदु कब उत्पन्न होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम बराबर मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत होती है, या टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होती है, यानी कुल आगम बराबर कुल लागत होती है। दोनों स्थिति में होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए उत्पादक का संतुलन ये हो गया। अब पूर्ति एवं पूर्ति के नियम की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर कर लेते हैं एमसीक्यू। जैसे कि पहला प्रश्न है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी समय की अवधि, ऑप्शन बी है कीमत, ऑप्शन सी है और वो दोनों। तो पूर्ति किसी समय अवधि पर भी प्रभावित होती है और वस्तु की
कीमत पर भी प्रभावित होती है, यानी और वो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत, ऑप्शन बी है संबंधित वस्तुओं की कीमत, ऑप्शन सी है उत्पादन साधन की कीमत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पूर्ति भी बढ़ेगी, और तो यानी ये प्रभावित करती है। संबंधित वस्तु की कीमत, अगर संबंधित वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होगी, और उस वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो जो पहले वाले वस्तु होगी उसकी पूर्ति ज़्यादा होगी। और उत्पादन साधनों की कीमत को भी प्रभावित करती है, यानी सब सही उत्तर है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत में उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है, और ऑप्शन सी है पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी यानी सप्लाई भी बढ़ती है, यानी सीधा संबंध होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी क्या है कि देखिए पूर्ति वक्र किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन सी क्या है, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति का फलन क्या होता है, देखिए एस बराबर फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। ठीक है, देखिए अगर कीमत बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है कि पूर्ति के नियम के निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है। तो ऑप्शन ए है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, यानी सही करा, ये भी सही है। उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, ये भी सही है। तकनीकी ज्ञान का स्तर रहना चाहिए, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। ठीक है, अब धनात्मक संबंध यानी प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, पूर्ति का नियम यानी गुणात्मक नियम। तो पूर्ति का नियम यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ति का नियम पूर्ति की गुणात्मक को दर्शाता है। ठीक है, और पूर्ति की लोच पूर्ति की मात्रात्मक को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। ऑप्शन ए उत्पादन लागत में वृद्धि, अगर किसी वस्तु को निर्माण करने में ज़्यादा लागत आएगी तो उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा आ जाएगी, तो यानी ये भी प्रभावित करेगी। स्थापन वस्तु की कीमत भी प्रभावित करेगी। उद्योग में फर्मों की संख्या में कम होगी तो पूर्ति कम होगी, ये भी प्रभावित करेगी, यानी उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न जैसे कि 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र में क्या है, देखिए यहाँ पर इस तरह का पूर्ति वक्र है, पहले ये है, पहले इसके बाद ये है, यानी पूर्ति देखिए पूर्ति पहले यहाँ पर था, इसमें था, ए बिंदु पर था, फिर पूर्ति कहाँ पर चला गया, बी बिंदु में, यानी पूर्ति का तो विस्तार हो गया, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ति का विस्तार हो रहा है। देखिए एक ही ग्राफ में यहाँ पर एक ही वक्र में जा रहा है, तो इसलिए विस्तार। अगर अलग अलग वक्र बन जाए इस तरह का तब हो जाएगा पूर्ति की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ति की विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, तो उसको क्या कहा जाता है, पूर्ति, सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, ये किसका कथन है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोफेसर जेबेस है, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी है प्रोफेसर पीगू, ऑप्शन डी है किन्स। तो पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न करती है, कथन कहा गया था जेबेस से, यानी प्रोफेसर जेबेस से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में दोनों चैप्टर का हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।